नमस्कार। धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रोज की तरह समय खराब न करते हुए शुरू करती हूँ आज की एक बहुत ही फेमस और ज्ञानवर्धक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज किया करता था जिसके 4 पुत्र थे। जब वह राजा बूढ़ा हो चला तो एक दिन उसने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और अपने चारों बेटों को राजकाज की जिम्मेवारी समझाते हुए कहा कि मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, न जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। इसलिए आज मैं तुम चारों भाइयों से एक वचन लेना चाहता हूँ कि मेरे मरने के पश्चात तुम चारों भाई हमेशा इसी प्रकार मिलजुल कर रहोगे और मेरी बताई हुई ये बात हमेशा याद रखोगे। अगर तुम चारों भाइयों को किसी भी कार्यवश या किसी खास उद्देश्य से अपने नगर से बाहर जाना पड़े तो पूरब, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं में भले ही चले जाना, मगर दक्षिण दिशा की तरफ भूलकर भी मत जाना। अपने चारों पुत्रों द्वारा इस बात का कारण पूछे जाने पर राजा ने उनको बताया कि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने पर उन चारों की जान को खतरा है। ये बात सुनकर उन चारों भाइयों ने अपने पिता से कहा कि वो उनके द्वारा बताई गई इस बात को हमेशा याद रखेंगे और भूलकर भी कभी दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा नहीं करेंगे। इस बात के कुछ महीनों बाद उस राजा का देहांत हो गया और उसका बड़ा बेटा, जो कि अपने पिता की ही तरह बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी था, वहाँ का राजा बन जाता है और राजकाज की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेता है। ऐसे ही समय बीतता रहा और राजकाज की व्यस्तता के कारण चारों भाई काफी समय से कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा पाए थे। अब एक दिन वे चारों भाई आपस में सलाह करके शिकार खेलने के लिए वन में निकल जाते हैं। अपने पिता की कही हुई बात उन चारों को अच्छे से याद थी, इसलिए पहले वे चारों भाई पूरब दिशा की ओर अपना शिकार ढूंढने निकले, मगर इसे उनका दुर्भाग्य ही कहेंगे कि उन्हें पूरब दिशा की तरफ उस दिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा। अब वे चारों भाई पश्चिम दिशा की ओर शिकार करने निकल पड़े, किंतु आज तो इस दिशा में भी उनको कोई शिकार नहीं मिला। आखिरकार चारों भाई उत्तर दिशा की तरफ निकल गए। क्या जाने ये कोई इत्तेफाक था या किसी अनहोनी का संकेत कि तीनों दिशाओं में घूमने के बावजूद भी उस दिन उन्हें एक भी शिकार नहीं मिला। अब चारों भाई थक हार कर किसी पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए और सोचने लगे, इतना समय हो गया है, अगर अब भी हम शिकार लिए बिना महल को वापस लौटेंगे तो सभी मंत्रीगण हमारा मजाक बना लेंगे। अपने बड़े भाइयों की बात सुनकर सबसे छोटा राजकुमार बोला, भाइयों, खाली हाथ महल में जाकर बेइज्जती कराने से तो अच्छा होगा कि एक बार हम दक्षिण दिशा में भी चलकर देख लें। क्या पता इसी दिशा में हमें कोई शिकार मिल जाए। उसकी बात सुनकर उसके बड़े भाइयों ने अपने पिता की कही हुई बात उसे याद दिलाई और दक्षिण दिशा की तरफ जाने के लिए उसे साफ इनकार कर दिया। मगर वह छोटा राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा ही रहा कि आज कुछ भी हो जाए वो शिकार करके ही अपने महल को वापस लौटेगा। उसने अपने तीनों भाइयों को विश्वास दिलाया कि अगर दक्षिण दिशा में आगे बढ़ने पर उसे किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा महसूस होगा तो वो जल्द ही अपने तीनों भाइयों के पास वापस लौट आएगा। इस प्रकार अपने भाइयों को सांत्वना देकर वह छोटा राजकुमार दक्षिण दिशा में शिकार करने के लिए आगे बढ़ जाता है और सारे जंगल को पार करने के बाद एक सुनसान और बीहड़ इलाके में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसने जो नज़ारा देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इतने सुनसान इलाके में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था और उस महल के दरवाजे पर एक बुढ़िया गीत गुनगुनाती हुई चरखा चला रही थी। महल के दरवाजे के दूसरी तरफ एक बड़ा सा ढोल भी रखा हुआ था। उस बुढ़िया के अलावा वहां पर इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं था। महल के दरवाजे भी बंद थे। ये सारी बातें राजकुमार को बड़ी अटपटी और रहस्यमयी लग रही थी। एक बार तो उसने सोचा कि यहीं से वापस चला जाए, मगर फिर अगले ही पल सोचा कि क्यों ना इस बुढ़िया माँ से चलकर पूछ लिया जाए कि वो इस बियाबान जंगल में अकेली किस प्रकार से रहती है। ऐसा सोचकर उस राजकुमार ने अपने घोड़े को वहीं एक पेड़ से बांध दिया
और उस बुढ़िया के पास जाकर उससे पूछने लगा कि वो महल के बाहर इस तरह अकेली क्यों बैठी है और इस महल के दरवाजे बंद क्यों हैं। जवाब में उस बुढ़िया ने कहा, बेटा इस ढोल में जोर का डंका मारो, महल का दरवाजा खुल जाएगा और तुम्हें सब पता चल जाएगा। राजकुमार ने बिना कुछ सोचे समझे ही ढोल में जोर का डंका मारा। ढोल पर जैसे ही डंके की चोट पड़ी, महल का दरवाजा अपने आप खुल गया और राजकुमार महल के अंदर चला गया। राजकुमार के अंदर घुसते ही उस महल का द्वार रहस्यमयी तरीके से अपने आप ही बंद हो गया। महल के अंदर जाकर राजकुमार ने देखा कि एक परियों जैसी बहुत ही सुंदर राजकुमारी उसके सामने बैठी हुई है, जिसके रूप को देखकर राजकुमार सब कुछ भूल गया और उस राजकुमारी से कहने लगा कि आप इतनी सुंदर राजकुमारी होकर इस बीहड़ जंगल में अकेली रहती हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर अपने साथ अपने महल में ले चलूं। राजकुमार की बातें सुनकर वह राजकुमारी मुस्कुराकर बोली कि मैं तुमसे विवाह तो अवश्य कर लूंगी, मगर इसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। अगर तुम मेरी पहेली का सही जवाब दे दोगे तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हारे साथ चल दूंगी, और अगर तुम मेरी पहेली को नहीं सुलझा पाए तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर काट लूंगी। राजकुमार ने उस राजकुमारी की शर्त को मानते हुए उससे उसकी पहेली पूछने को कहा। तब उस राजकुमारी ने पूछा कि यह बताओ, गुल ने मुशब्बर के साथ क्या किया। राजकुमार ने तो गुल और मुशब्बर का नाम अपने जीवन में इससे पहले कभी सुना ही नहीं था, इसलिए राजकुमार इस पहेली का कोई जवाब नहीं दे पाया, जिसके फलस्वरूप उस राजकुमारी ने अपनी तलवार से उस राजकुमार का सर कलम कर दिया। छोटा राजकुमार जब काफी समय तक अपने भाइयों के पास वापस नहीं लौटा तो उसके भाइयों को उसकी चिंता सताने लगी, और तीसरे नंबर का राजकुमार इसी दिशा में अपने भाई को खोजने के लिए निकल पड़ा। घोड़े के पैरों के निशानों का पीछा करते करते वो तीसरे नंबर का राजकुमार भी उसी जगह पर पहुंच गया जहां महल के सामने बैठी हुई वो बुढ़िया चरखा काट रही थी। अपने भाई के घोड़े को जब उसने वहीं पर बंधा हुआ देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि जरूर उसका भाई इस महल के अंदर ही गया होगा। उसने उस बुढ़िया के पास जाकर अपने भाई के बारे में पूछा तो उस बुढ़िया ने दूसरे राजकुमार को भी यही बात बोली, बेटा इस ढोल पर जोर का डंका मारो, महल का दरवाजा खुल जाएगा और तुम्हें सब पता चल जाएगा। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने ढोल पर जोरदार डंका मारा तो तुरंत ही महल का दरवाजा खुल गया और दूसरा राजकुमार भी उस महल के अंदर पहुंच गया। जब उसने भी अप्सरा के समान सुंदर रूप वाली उस राजकुमारी को देखा तब वो भी सारी बातों को भूलकर उस राजकुमारी से विवाह करने के बारे में सोचने लगा। उसने भी उस राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। राजकुमारी ने भी पहले की तरह इस राजकुमार से भी अपनी पहेली का जवाब मांगा, और जब दूसरा राजकुमार भी इस पहेली को नहीं सुलझा पाया तो उस राजकुमारी ने पहले की तरह दूसरे राजकुमार का भी सर काट डाला। दूसरे राजकुमार का काफी समय तक इंतजार करने के बाद तीसरा राजकुमार भी अपने भाई को ढूंढता ढूंढता वहीं पर पहुंच गया, और पहेली न सुलझा पाने के कारण उस राजकुमारी ने तीसरे राजकुमार का भी सर उसी प्रकार से काट डाला। आखिर में चौथे नंबर का राजकुमार भी अपने तीनों भाइयों को खोजता हुआ उसी महल तक पहुंच गया। उसने अपने तीनों भाइयों के घोड़ों को वहां पेड़ से बंधे हुए देखा तो वह समझ गया कि उसके तीनों भाई जरूर इस महल के अंदर गए होंगे। एक तो इस बीहड़ जंगल में ऐसे शानदार महल का होना किसी अजूबे से कम नहीं था। ऊपर से द्वारपालों की जगह महल के द्वार पर एक बुढ़िया बैठी चरखा चला रही है, और महल के द्वार पर इतना बड़ा ढोल रखने का भला क्या मतलब हो सकता है। इन सारी बातों का मतलब निकालते हुए वह तुरंत समझ गया कि यहाँ दाल में जरूर कुछ काला है। बड़ा राजकुमार अपने पिता की ही तरह दूरदर्शी और बुद्धिमान था। उसने अपने म्यान में से अपनी तलवार निकाली और उस बुढ़िया के पास जाकर अपने तीनों भाइयों के बारे में पूछा और कहा कि अगर वो उसे उस महल की सच्चाई नहीं बताएगी
तो वो अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। राजकुमार की बात सुनकर बुढ़िया डर गई और उसने उस महल की सारी सच्चाई राजकुमार को बता दी और महल के अंदर बैठी हुई उस राजकुमारी के द्वारा पूछी जाने वाली पहेली भी उसको बता दी, जिसका जवाब न देने पर अब तक उसने कितने ही राजकुमारों का सर काट डाला है। राजकुमार ने जब उस बुढ़िया से उस पहेली का जवाब मांगा तो वो बुढ़िया राजकुमार के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी, बेटा, मुझे इस महल और महल में बैठी हुई राजकुमारी के बारे में जितनी बातें पता थी उतनी मैंने तुमको बता दी। मुझे इस पहेली का जवाब तो नहीं मालूम, मगर इतना जरूर पता है कि यहाँ से लगभग 500 मील दूर उत्तर दिशा की तरफ एक गुल नाम का राजा राज करता है और वो गुल नाम का राजा ही इस पहेली का जवाब जानता है। इस पहेली का जवाब जानने के लिए तुम्हें उस गुल नाम के राजा के पास जाना होगा। अगर तुम इस पहेली का जवाब जाने बिना ही महल के अंदर चले गए तो महल के अंदर बैठी हुई राजकुमारी बाकी राजकुमारों की तरह तुम्हारा भी सर कलम कर देगी। बुढ़िया की बात सुनकर वो बड़ा राजकुमार तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार होकर उस गुल नाम के राजा से मिलने के लिए निकल पड़ा। कई 100 मीलों की दूरी तय करने के बाद जब राजकुमार भूख और प्यास से व्याकुल हो गया तो जंगल के बीच से गुजरते हुए एक सरोवर को देखकर वहां पानी पीने के लिए रुका और पानी पीने के बाद थोड़ी देर विश्राम करने की इच्छा से एक पीपल के पेड़ के नीचे लेट गया। उस पीपल के पेड़ पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहा करता था। शाम के समय दोनों हंस और हंसनी अपने छोटे छोटे बच्चों को घोंसले में छोड़कर उस सरोवर में मछलियां बीनने के लिए चले जाते थे। रोजाना की तरह उस दिन भी वो हंस और हंसनी सरोवर में मछलियां बीनने के लिए गए हुए थे। पेड़ के नीचे पड़ी सूखी पत्तियों की चढ़चढ़ाने की आवाज सुनकर राजकुमार की आंख खुल गई और उसने देखा कि एक सांप हंस के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा है। राजकुमार ने अपनी तलवार उठाई और उस सांप के कई टुकड़े कर डाले। जब हंस और हंसनी सरोवर से मछली बीन कर लौटे और उन्होंने पेड़ के पास सांप के कई टुकड़े पड़े हुए देखे तो हंस और हंसनी दोनों ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उस राजकुमार का बहुत ही आभार प्रकट किया। इस एहसान के बदले उस हंस ने अपना एक पंख निकालकर राजकुमार को दिया और उससे कहा कि अगर जीवन में उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत आ जाए तो वो उसके इस पंख को आग में डाल दे, जिससे मेरे शरीर में जलन महसूस होगी और मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। राजकुमार ने उस पंख को अपनी जेब में डाला और वहां से चल दिया और कई दिनों तक चलने के बाद गुल नाम के राजा के यहाँ पहुंच गया। उसने उस राजा को अपनी सारी कहानी बताई और उससे उस पहेली का जवाब मांगा। राजकुमार की पहेली को सुनते ही गुल नाम का राजा क्रोध में भरकर बोला, मैं इस पहेली का जवाब तुम्हें बता तो जरूर दूंगा, मगर इसके बाद मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार ने कुछ देर सोचने के बाद उस राजा से कहा, पहले आप मुझे मेरी पहेली का जवाब दे दीजिए, उसके बाद भले ही मुझे मृत्यु दंड दे देना। तब गुस्से में भरे हुए राजा ने राजकुमार को बताया कि मेरा नाम गुल है और मेरा विवाह जिस राजकुमारी के साथ हुआ था उसका नाम मुशब्बर था। खूबसूरती में तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। मैं मेरी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और मैं इसी भ्रम में जी रहा था कि मेरी पत्नी मुशब्बर भी मुझे उतना ही प्रेम करती होगी। मगर कुछ ही समय के पश्चात मेरे गुप्तचरों द्वारा मुझे पता चला कि मेरी पत्नी मुशब्बर रात के समय महल से निकलकर जंगल में किसी साधु की कुटिया में जाती है और सुबह होने पर महल को वापस लौट आती है। इस बात का पता चलने के बाद एक दिन मैंने खुद अपनी रानी का पीछा किया और पाया कि गुप्तचरों द्वारा बताई गई बात बिल्कुल सही थी। उस दिन मैं अपनी रानी के पीछे पीछे उस साधु की कुटिया में दाखिल हुआ और अपनी तलवार से उस साधु का सर कलम कर दिया। उस साधु के मरने पर मेरी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और मुझे भला बुरा कहने लगी कि मैंने अनजाने में ही एक साधु की हत्या कर दी है। मैं तो सिर्फ तंत्र विद्या सीखने के लिए इस साधु की कुटिया में आती थी।
उसकी यह बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि एक राजा की रानी होने के बावजूद उसे तंत्र विद्या सीखने की क्या जरूरत थी। मेरा मन तो किया कि मैं अपनी पत्नी को भी वहीं पर मार डालूं, मगर मैं अपने उसूलों से मजबूर होकर अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठा पाया और अपने उन्हीं गुप्तचरों के द्वारा मैंने मुशब्बर को अपने राज्य से बाहर किसी बीहड़ जंगल में ये सोचकर छुड़वा दिया कि कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेगा। अब तुम्हें अपनी पहेली का जवाब मिल गया है, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तक इस राज को मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि गुल ने मुशब्बर के साथ क्या किया था। राजकुमार बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत ही चालाक भी था। उसने राजा से कहा कि आप मेरे प्राण भले ही ले लें, मगर मुझे मारने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा को अवश्य पूरा कर दें। जब गुल ने राजकुमार से उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो राजकुमार ने कहा कि मैं आज की शाम आपके महल की छत के ऊपर बैठकर हुक्का पीना चाहता हूँ। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को बुलवाकर राजकुमार की आखिरी इच्छा को पूरा करने का इंतजाम करा दिया। राजकुमार जैसे ही महल की छत पर चढ़कर हुक्का पीने के लिए बैठा, वैसे ही उसने हंस के दिए हुए पंख को अपनी जेब से निकालकर हुक्के की आंच पर रख दिया। उस पंख के जलते ही हंस के शरीर में जलन मचने लगी और वो हंस कुछ ही समय में राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास हाजिर हो गया और राजकुमार को अपने पंखों पर बैठाकर उसे सुरक्षित वहां से वापस ले आया। अपनी पहेली का जवाब जानने के बाद राजकुमार जंगल में बने उसी महल के द्वार पर पहुंचा और महल के बाहर रखे हुए ढोल पर जोरदार डंका मारा। डंके की चोट से जैसे ही महल का दरवाजा खुला, राजकुमार महल के अंदर दाखिल हो गया। महल के अंदर बैठी राजकुमारी का सुंदर रूप अवश्य ही मनुष्य को भटका देने वाला था। राजकुमार उसकी पहेली का जवाब तो जानकर ही आया था। अब उसने भी अपने भाइयों की तरह उस राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी जैसे सभी राजकुमारों से अपनी पहेली पूछती थी, वैसे ही उसने इस बार भी अपनी वही पहेली पूछी और पहेली का जवाब न मिलने पर उसने राजकुमार का सर काटने की बात कही, क्योंकि उसे तो यही भ्रम था कि ये राजकुमार भी उसकी पहेली को सुलझा नहीं पाएगा। उसकी पहेली को सुनकर राजकुमार ने भी उस राजकुमारी के सामने अपनी एक शर्त रख दी कि अगर वो उसके द्वारा पूछी गई पहेली का जवाब सही सही दे देगा तो बदले में उसे उसके तीनों भाइयों को वापस जिंदा करना पड़ेगा, वरना अपने भाइयों की मौत के बदले वो भी उस राजकुमारी के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। अब उस राजकुमार ने राजकुमारी के सामने गुल और मुशब्बर की सारी कहानी कह सुनाई। अपनी पहेली का जवाब जानकर वो राजकुमारी हक्का बक्का रह गई और उस साधु के द्वारा सीखी गई तंत्र विद्या से उसके तीनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। जब राजकुमार अपने तीनों भाइयों को लेकर वहां से चलने लगा तो उनके लाखों कोशिशें करने के बाद भी उस महल का दरवाजा नहीं खुला और उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि वे चारों भाई हमेशा के लिए इस महल में कैद हो गए हैं। ये सब देखकर बड़े राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने म्यान से अपनी तलवार निकाली और उस राजकुमारी के कई टुकड़े कर डाले। राजकुमारी के मरते ही तंत्र विद्या का प्रभाव खत्म हो गया। अब ना तो वहाँ कोई महल था और ना ही चरखा चलाने वाली वो बुढ़िया थी। जिधर भी देखो उधर जंगल ही जंगल था। अब वो बड़ा राजकुमार अपने तीनों भाइयों को सही सलामत अपने साथ लेकर अपने महल को वापस आ गया। गुल और मुशब्बर की ये कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।